Hello everyone, welcome again Purushottam Chemistry and today we are going to discuss chemical properties of alcohol। और पहले जो केमिकल प्रॉपर्टीज पिछले लेक्चर में हमने पढ़ी थी OH बॉन्ड के क्लीवेज के द्वारा केमिकल रिएक्शंस, आज भी हम OH बॉन्ड का ही क्लीवेज करेंगे। ये वाला बॉन्ड क्लीवेज करने वाले हैं। पिछले लेक्चर में भी हमने OH बॉन्ड का क्लीवेज का मैकेनिज्म पढ़ा था कि अल्कोहल में OH बॉन्ड का क्लीवेज कब होता है। तो इसमें पिछले लेक्चर में थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ। OH बॉन्ड का क्लीवेज कब होगा? अल्कोहल में OH बॉन्ड का क्लीवेज तब होता है जब अल्कोहल बिहेव करे एज ए न्यूक्लियोफाइल। जब अल्कोहल एक नाभिक स्नेही के समान व्यवहार प्रदर्शित करता है तो OH बॉन्ड का यहाँ पर विखंडन होता है। क्योंकि यहाँ पर जैसे ही OH बॉन्ड टूटता है तो ये साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म जाएगा ऑक्सीजन परमाणु पर और यहाँ से ऑक्सीजन परमाणु पर नेगेटिव चार्ज बन जाता है, जिसके कारण ये एक नाभिक स्नेही के समान गुण दर्शाता है। तो इसके द्वारा हमने एक और प्रॉपर्टी पढ़ी थी पिछले लेक्चर में, एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल का अम्लीय गुण भी हमने यहाँ पर पढ़ा था। क्यों पढ़ा था? अम्लीय गुण क्यों दर्शाता है? क्योंकि अल्कोहल में जैसे ही हम OH बॉन्ड को तोड़ते हैं तो OH बॉन्ड के तोड़ने से यहाँ पर एक तो बनेगा आपका एल्कोक्साइड आयन और दूसरा बनता है यहाँ पर H+ आयन। तो यहाँ पर OH बॉन्ड का जब क्लीवेज होगा, OH बॉन्ड टूटेगा तो H+ आयन निष्कासित होता है और H+ आयन निष्कासित करने का गुण पाया जाता है अम्लों के अंदर। तो OH बॉन्ड का जब विखंडन हो रहा है तो अल्कोहल एक अम्ल की भांति व्यवहार प्रदर्शित करता है। हालांकि वो अलग बात है कि अल्कोहल यहाँ पर जो अम्ल दे रहा है, अम्ल के समान काम कर रहा है, H+ आयन दे रहा है, ये क्या होता है? एक दुर्बल अम्ल होता है। एक स्टूडेंट की स्पेशल फरमाइश आई है कि सर आप थोड़ा सा इंग्लिश यूज कर रहे हैं, हिंदी ज़्यादा प्रयोग करें। तो आज से थोड़ा सा हिंदी और बढ़ा देंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर जो अम्ल ये अल्कोहल होता है, अम्लीय गुण जब हम अल्कोहल का पढ़ते हैं एसिडिक नेचर, तो यहाँ पर मैंने बताया था कि अल्कोहल एक दुर्बल अम्ल की भांति कार्य करता है। और दुर्बल अम्ल की भांति कार्य क्यों करता है इसको भी आगे डिस्कस करेंगे। और इससे पहले हमने अल्कोहल का जो अम्लीय गुण पढ़ा था वहाँ पर इनका तुलना करी थी, कंपैरिजन करा था। प्राथमिक अल्कोहल, द्वितीयक अल्कोहल और तृतीयक अल्कोहल के अम्लीय गुण की तुलना करी थी। तो यहाँ पर मैं आपको ऑर्डर दिखा देता हूँ, एक बार लिखा देता हूँ। प्राथमिक अल्कोहल में जो अम्लीय गुण होता है वो सबसे अधिक और सबसे कम अम्लीय गुण होता है तृतीयक अल्कोहल का। इन पर हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था। ऐसा क्यों होता है इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। इसका रीजन मैंने आप लोगों को बताया था कि प्राथमिक अल्कोहल में एल्किल समूह का जो +I प्रभाव होता है केवल एक एल्किल समूह से आता है, जिससे ऑक्सीजन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन घनत्व में वृद्धि होती है। यहाँ से क्या होगा, ये वाला एल्किल समूह यहाँ पर +I प्रभाव लगा रहा है, तो ऑक्सीजन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन घनत्व में वृद्धि होती है, जिससे ये साझे के इस इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर आसानी से आकर्षित करने की क्षमता कम हो जाती है। आकर्षित करने की क्षमता कम हो जाएगी तो H+ आयन का निष्कासन थोड़ा सा दुर्बल हो जाएगा, कठिन हो जाएगा, इसलिए दुर्बल अम्ल होता है। द्वितीयक अल्कोहल में 2 एल्किल समूह लग जाएंगे यहाँ पर, ऐसे इस प्रकार से हो जाएगा। ऐसे 2 एल्किल समूह लगा दिए OH, तो यहाँ पर 2 एल्किल समूह +I प्रभाव लगा रहे हैं, ठीक है। तो हम इसको ऐसे शो कर सकते हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन घनत्व में और ज़्यादा वृद्धि होगी तो ऑक्सीजन साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर और कठिनाई से खींचेगा और H+ आयन का निष्कासन और कठिन हो जाएगा। H+ आयन जितनी कठिनाई से निकलेगा अम्लीय गुण उतना ही कम होगा, तो द्वितीयक अल्कोहल की अम्लीयता और कम हो गई। फिर हमने बात करी थी तृतीयक अल्कोहल की। तृतीयक अल्कोहल में ये स्थिति होगी, यहाँ पर 3 एल्किल समूह +I प्रभाव यहाँ पर लगाएंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, मैं 3 एरो से यहाँ पर ऐसे दर्शा दिया। तो इस ऑक्सीजन परमाणु पर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ेगा और इधर से इलेक्ट्रॉन खींचने की प्रवृत्ति और कम हो जाएगी। हाइड्रोजन यहाँ पर जो H+ आयन के रूप में निकलता है
उसका निष्कासन और कठिन हो जाएगा, जिसके कारण तृतीयक अल्कोहल की अम्लीयता और कम हो जाती है। ये तो पढ़ा था हमने कहाँ तक, पिछले वीडियो में, ध्यान से देख लेना उसको भी, क्योंकि ये भी दोनों इंटरलिंक है। केमिकल प्रॉपर्टीज में लगभग सब कुछ इंटरलिंक चलेगा। अब हम बात कर लेते हैं अल्कोहल की अम्लीयता की तुलना किसके साथ में, जल के साथ। जल के साथ में अल्कोहल की एसिडिटी को कंपेयर करने वाले हैं। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूं अल्कोहल इज वीक एसिडिक इन नेचर देन वाटर। अल्कोहल की जो एसिडिटी होती है, अम्लीय गुण होता है, वो जल से भी कम होता है। हालांकि हम जल को क्या मानते हैं, H2O क्या है, H2O तो एक एम्फोटोरिक नेचर दर्शाने वाला यौगिक है, उभयधर्मी होता है। क्या होता है ये, उभयधर्मी, पढ़ा है आपने +1 में। ये अम्ल के समान क्षार, अम्ल के साथ अभिक्रिया कराएं तो क्षार के समान, और क्षारों के साथ अभिक्रिया करता है तो किसके समान, अम्लों के समान व्यवहार दर्शाता है। तो इसका जो अम्लीय गुण है, क्षारीय गुण है, वो कैसा है, एम्फोटोरिक, उभयधर्मी है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए, ये तो उभयधर्मी होता है, इसको हम नॉर्मल मान सकते हैं, न्यूट्रल भी मान सकते हैं, लेकिन अल्कोहल की जो अम्लीयता है वो जल से भी कम है। इसको देखो आप, पॉइंट क्या कह रहा है, अल्कोहल का एसिडिक नेचर जल से भी कम होता है। इस पॉइंट को समझना है हमको, आपको। ये तो एम्फोटोरिक होता ही है, हम इसको न्यूट्रल मान सकते हैं नॉर्मली, लेकिन हम अल्कोहल को कह रहे हैं ये अम्लीय होता है, H+N दे रहा है, जब OH बॉन्ड टूट रहा है तो ये इसकी अम्लीयता कितनी होगी, इसकी अम्लीयता इतनी होगी कि ये जल से भी अम्ल है। तो ये कहने को अम्लीय गुण इसको हम मान सकते हैं। ठीक है, अब इसको कंपेयर करते हैं कि अल्कोहल जल से भी दुर्बल अम्ल क्यों होता है। अब मैं यहाँ पर, ये अपवाद है, यहाँ पर ये मेथेनॉल, ये क्या है, एक्सेप्शन, ऐसे लिख देते हैं, अपवाद। मेथेनॉल की अम्लीयता तो जल से ज्यादा होती है, ये अपवाद है। ये समझ गए, नहीं समझ गए, मेथेनॉल इज मोर एसिडिक देन वाटर, ये ज्यादा अम्लीय है। ठीक है, अपवाद को छोड़ दो। अब मैं बात करता हूं प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल की, इनकी अम्लीयता जल से कम होती है। इस पर थोड़ा सा नजर डालते हैं। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या होता है। चलिए, मैं कोई भी एक एग्जांपल ले लेता हूं, CH3 CH2OH, यह है आपका एथेनॉल। दूसरा एग्जांपल, ये प्राइमरी अल्कोहल है, प्राथमिक अल्कोहल का एग्जांपल लिया। दूसरा मैं एक द्वितीयक अल्कोहल ले लेता हूं यहाँ पर। ठीक है, ये क्या हो गया, प्रोपेन टू ऑल, ये कैसा है, द्वितीयक अल्कोहल। और तीसरा एग्जांपल CH3, एक तृतीयक का ले लेते हैं, ये हो जाएगा आपका 2-मेथिल प्रोपेन टू ऑल, ये हो गया आपका तृतीयक अल्कोहल। अब यहाँ पर देखिए, एक लिख देता हूं मैं यहाँ पर, किसके साथ में तुलना कर रहे हैं, जल के साथ में, तो यहाँ पर एक लिख देता हूं मैं, HOH, ये वाटर है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, अम्लीयता जो हम गुण पढ़ रहे हैं, एसिडिक नेचर, वो पढ़ रहे हैं OH बंध के क्लीवेज के द्वारा। ठीक है, OH बंध का क्लीवेज हमें ऐसे करवाना है, हेट्रोलाइटिक क्लीवेज करवाना है, इसका विषमांश विखंडन करवाना है। तो विषमांश विखंडन में क्या होगा, यहाँ से ये जो साझे का युग्म है वो ऑक्सीजन पर लेना है, तो ऑक्सीजन पर लेंगे तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, H+N। जैसे यहाँ पर R ले लिया हमने, तो R O- और H+।
इसी प्रकार हम जल की देखें तो जल में भी क्या होगा, हम OH बंध का क्लीवेज करवाना होगा, अम्लीय गुण दर्शाना है, H+ आयन निकालना होगा। तो यहाँ से भी हमने क्या निकाल दिया, H+ आयन निकाल दिया। तो क्या होगा, ये तो क्या निकल जाएगा, OH-, लिख दें इसको, ऐसे लिख दो OH-, और यहाँ से क्या निकल गया, H+। अम्लीय गुण दर्शा दिया। अब इनकी तुलना करते हैं। देखिए एल्कोहल हम बात करते हैं प्राथमिक, इसमें यहाँ पर क्या लग रहा है, धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव, +I प्रभाव लग रहा है एल्किल समूह के कारण। ये जो ऑक्सीजन था इस वही पहली वाली कहानी है, इस साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म को इधर से अपनी ओर खींच रहा था, लेकिन इस +I प्रभाव के कारण क्या होगा, इधर इलेक्ट्रॉन घनत्व में ऑक्सीजन पर क्या होगी, वृद्धि होगी। तो क्या करेगा, इस साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर खींचने की प्रवृत्ति हल्की सी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि इसको इधर से बैकअप मिल रहा है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का, इसको, इस वाले ऑक्सीजन को। तो यहाँ से H+ आयन का थोड़ा सा निष्कासन कठिन हुआ, अम्लीयता कम हुई। द्वितीयक अल्कोहल में 2 एल्किल समूह +I प्रभाव लगा रहे हैं, एक तो ये वाला मैथिल समूह और ये वाला मैथिल समूह, दोनों ओर से +I प्रभाव लग रहा है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन घनत्व में और ज़्यादा वृद्धि होगी। तो यहाँ से इधर से जो इलेक्ट्रॉन को खींचने की जो प्रवृत्ति थी वो और कम हो जाएगी, H+ आयन का निष्कासन थोड़ा और कठिन हो जाएगा, ठीक है, इसकी और अम्लीयता कम हो गई। इसी प्रकार से यहाँ पर 3 एल्किल समूह +I प्रभाव लगा रहे हैं, यहाँ पर इसकी इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी और कम हो जाएगी, मतलब बहुत कम हो जाएगी, ना के बराबर हो जाएगी, इसकी अम्लीयता सबसे कम हो गई। अब तो ये तो हो गया एल्कोहल, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं इधर जल की। तो जल से देखिए यहाँ पर OH तो सबके अंदर था, प्राथमिक में, द्वितीयक में और तृतीयक में। जल में भी OH है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल में तो बैकअप मिल रहा है ऑक्सीजन परमाणु के लिए, मिल रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन परमाणु पर एल्किल समूहों के द्वारा बढ़ाई जा रही है, इसलिए ये OH बंध के इलेक्ट्रॉन युग्म को उतनी प्रभावी तरीका से नहीं खींच पाएगा। लेकिन जल के अंदर यहाँ पर इस OH समूह से क्या जुड़ा हुआ है, एक हाइड्रोजन परमाणु, और हाइड्रोजन परमाणु ना तो आपका +I प्रभाव दर्शाता है, ना ही -I प्रभाव दर्शाता है। कहने का मतलब यहाँ पर हाइड्रोजन ना तो धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव दे रहा है और ना ही ऋणात्मक प्रेरणिक प्रभाव दर्शा रहा है। इसलिए यहाँ पर इस ऑक्सीजन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन घनत्व में इधर से कोई भी बैकअप नहीं मिल रहा, इस ऑक्सीजन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन घनत्व में इधर से वृद्धि नहीं हो रही, और इलेक्ट्रॉन घनत्व में जब इधर से वृद्धि नहीं हो रही तो ये इनकी तुलना में इस OH आबंध के इलेक्ट्रॉनों को थोड़ा और ज्यादा प्रभावी तरीके से अपनी ओर खींचेगा। समझ गए, नहीं समझ गए, क्योंकि ऑक्सीजन परमाणु पर इनकी तरह प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक की तरह +I प्रभाव से इलेक्ट्रॉन घनत्व नहीं बढ़ रहा, ठीक है। अब इस इलेक्ट्रॉन घनत्व को पूरा करने के लिए क्या करेगा, फिर इसके पास एक ही ऑप्शन है कि इस वाले साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर खींचेगा, जिससे क्या होगा, H+ आयन का निष्कासन एल्कोहल प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल की तुलना में क्या हो जाएगा, थोड़ा और अधिक बढ़ जाएगा, आसान हो जाएगा। इसलिए जल आसानी से H+ आयन दे रहा है, दैट्स फाइनल। क्या हुआ, जल क्या हुआ, ये आपका एल्कोहल और ये जल, कौन ज्यादा अम्लीय हुआ, जल। किसकी अम्लीयता अधिक होगी, जल की, ठीक है। तो सिंपल सा आपको थ्योरी में यही लिखना है कि एल्कोहल में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल में +I प्रभाव के कारण OH समूह के ऑक्सीजन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन घनत्व में वृद्धि हो जाती है, जिसके कारण H+ आयन का निष्कासन कठिन हो जाता है और अम्लीयता कम हो जाती है। जबकि जल में क्या हो रहा है, जल में कोई भी यहाँ पर +I प्रभाव नहीं मिल रहा, जिसके कारण OH आबंध से आसानी से H+ आयन का निष्कासन हो जाता है, ठीक है। ये हो गई किस किस की तुलना, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल व जल की अम्लीयता की तुलना, ठीक। अब इन दोनों की तुलना के बाद में नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं इसके एग्जाम्पल्स, किसके, जल के अम्लीय गुण के उदाहरण, ठीक है, या फिर OH बंध जो यहाँ पर हम तोड़ रहे हैं, OH बंध का विदलन, इसके एग्जाम्पल हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो
एग्जाम्पल्स में पहला एग्जाम्पल आता है धातुओं के साथ अभिक्रिया। और धातुएं भी कौन सी लेनी है हमको? क्रियाशील धातुओं के साथ अभिक्रिया। रिएक्शन विद एक्टिव मेटल्स। एग्जाम्पल पढ़ने वाले हैं कौन सी रासायनिक अभिक्रियाओं के? OH आबंध के विदलन के एग्जाम्पल पढ़ने वाले हैं। तो पहला एग्जाम्पल है रिएक्शन विद एक्टिव मेटल्स, क्रियाशील धातुओं के साथ अभिक्रिया। अब ये भी समझ लीजिए क्रियाशील धातुएं कौन कौन सी होंगी। क्रियाशील धातुओं में हम इंक्लूड करते हैं फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप की धातु। पहले और दूसरे वर्ग की जो धातुएं हैं वो मोस्ट क्रियाशील होती हैं। ठीक है, तो हम क्या क्या लिख सकते हैं इसमें क्रियाशील धातुओं में? यहाँ पर लिख देता हूँ कौन कौन सी। जैसे सोडियम ले लिया, मोस्टली जो हम ज़्यादातर अभिक्रिया कराते हैं सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, और आपका एक एल्युमिनियम भी ले लेते हैं। एल्युमिनियम भी क्या है? क्रियाशील धातु है। ठीक है, तो इनकी हम लोग अभिक्रिया कराते हैं यहाँ पर। तो एग्जाम्पल देखिए आप लोगों। जब मैं छोटा बच्चा था तो एक कहानी हम लोग पढ़ते थे और आप भी पढ़ते होंगे। एक बार एक प्यासा कौवा था। वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए थर्स्टी क्रो। तो इसी प्रकार से जो कहानी आप लोगों को अब तक रटी हुई है प्यासे कौवे वाली, उसी प्रकार से ये कहानी भी आपको रटी हुई होगी क्रियाशील धातुओं के साथ अभिक्रिया। क्यों होगी उसको देखिए। हम यहाँ पर OH बंध का विदलन कर रहे हैं, और OH बंध का जब विदलन होगा तो एल्कोहल कौन सा गुण दर्शाता है? अम्लीय। H+N निकलेगा यहाँ से, अम्लीय गुण दर्शाएगा। अब आप बताइए जो क्रियाशील धातुएं हैं जब अम्लों के साथ अभिक्रिया करती हैं तो क्या होता है? अब दिमाग लगाओ। वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए प्यासा कौवा, कहानी याद आ गई होगी। अम्ल क्रियाशील धातुओं के साथ क्रिया करके क्या देते हैं? डाई हाइड्रोजन गैस देते हैं। ध्यान आ गया? चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, देखिए मैंने लिया CH3 CH2OH, और इसकी अभिक्रिया किसके साथ करा रहे हैं? मान के चलिए हम सोडियम धातु के साथ करवा लेते हैं। तो ये हो गया आपका सोडियम धातु। तो हमें कहानी तो याद ही है। कहानी क्या है? ये अम्लीय तो है, अम्लीय गुण पड़ रहा है। यहाँ से हमें OH बंध तोड़ना है इसका, इस बात को ध्यान रखिए आप। OH बंध तोड़ेंगे तो एल्कोहल क्या होगा? अम्ल होगा। एथेनॉल है ये, क्या है ये? फिलहाल में अम्ल है। और ये सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया कर रहा है, तो आंख बंद करके पहले आप यहाँ पर क्या लिख दें? डाई हाइड्रोजन गैस लिख दें। ये तो करना होगा। अब देखिए यहाँ पर इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर कितने हाइड्रोजन परमाणु है? इसमें 2। और यहाँ पर हमें OH बंध का क्लीवेज करना है, ये बंध तोड़ना है। तो यहाँ पर तो कितनी हाइड्रोजन निकल रही है? 1। तो हमें 2 हाइड्रोजन निकालनी है। तो क्या करना होगा? 2 मोल एल्कोहल लेना होगा यहाँ पर। तो 2 मोल एल्कोहल ले लिया। अब ये एल्कोहल के स्थान पर क्या आ रहा है? सोडियम। तो सोडियम भी कितने लेने होंगे? 2। क्या बना? CH3 CH2ON। कितने मोल हैं ये दोनों? 2 मोल। समझ गए नहीं समझ गए? तो ये किसकी प्रॉपर्टी है? अम्ल की प्रॉपर्टी। और अम्लीय गुण यहाँ पर पढ़ रहे हैं। सारी जितनी भी अभिक्रिया हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे उन सब में क्या होगा? एल्कोहल का अम्लीय गुण दर्शाया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसको बोलते हैं सोडियम और ये एल्कोक्साइड। ठीक है, तो यहाँ पर नाम क्या होगा इसका? सोडियम। और इसमें कितने कार्बन है एल्कोक्साइड में? 2। 2 के लिए क्या यूज करेंगे? एथ। क्या हो जाएगा? सोडियम एथॉक्साइड। ये भी क्या है? एक साल्ट है। क्या है? साल्ट, लवण है ये। ठीक है, सोडियम एथॉक्साइड यहाँ पर निकल गया। तो सिंपल सा है, एल्कोहल क्रियाशील धातुओं के साथ अभिक्रिया करके क्या देते हैं? सोडियम एल्कोक्साइड। मतलब सोडियम के साथ कराए तो धातु एल्कोक्साइड,
सोडियम एल्कोक्साइड व हाइड्रोजन गैस देते हैं। सिंपल रिएक्शन है, ठीक है। अब दूसरा एग्जांपल हम इसका पढ़ते हैं। रिएक्शन विद मेटल हाइड्राइड्स, धातु हाइड्राइडों के साथ अभिक्रिया। क्या रही तो गड़बड़ है। सुबह बढ़िया सुबह आ जाएगा। अरे तो सुबह तो आज गेहूँ भरवाए। हाँ ये तो अब कैंसिल है वो प्रोग्राम। आज मक्खी बहुत लग रही है छुरा है, गर्मी बहुत है। पूरा सेटलमेंट खराब कर गए। बालक जो कहते होंगे मारता में काट के अपने मीठो खा रहे हैं। देखिए तो धातुओं के साथ अभिक्रिया के बाद में दूसरा एग्जाम्पल हम लोग पढ़ते हैं। किसके साथ अभिक्रिया? मेटल हाइड्राइड के साथ अभिक्रिया, धातु हाइड्राइडों के साथ अभिक्रिया। सिंपल रिएक्शन है, देखिए CH3 CH2OH प्लस यहाँ पर मेटल हाइड्राइड मैंने ले लिया सोडियम हाइड्राइड। क्या लिया? सोडियम हाइड्राइड, ठीक है। और ये आपका क्या हुआ? एथेनॉल हो गया। यहाँ पर देखिए धातु हाइड्राइड है, ध्यान रखेंगे इस बात को। धातु हाइड्राइडों में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर होता है -1। कितना होता है? -1 होता है। यहाँ पर क्या होगा? H- और Na+। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, सोडियम हाइड्राइड। यहाँ पर देखिए क्या होगा, क्या करना है हमको? OH बॉन्ड का क्लीवेज पढ़ रहे हैं हम लोग, तो यहाँ से क्या निकलेगा? H+ और इस पर क्या जुड़ जाएगा? Na यहाँ पर, और यहाँ से ये H- और ये H+। क्या बना? CH3 CH2ONA प्लस H2। सेम रिएक्शन है, या तो धातुओं के साथ अभिक्रिया करवा लो या धातु हाइड्राइडों के साथ अभिक्रिया करवा लो। क्या बनेगा? सोडियम एल्कोक्साइड, धातु एल्कोक्साइड और हाइड्रोजन गैस यहाँ पर मुक्त होती है। सेम क्या बनेगा? ये सोडियम एथोक्साइड। चलिए अब तीसरे प्रकार की रिएक्शन पर आते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्लों के साथ अभिक्रिया। तीसरा एग्जाम्पल है अम्लों के साथ अभिक्रिया। रिएक्शन विद कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ठीक है। और ये जो अभिक्रिया है वो कहलाती है एस्टरीकरण, एस्टरीफिकेशन। क्यों? क्योंकि इस अभिक्रिया के दौरान क्या होता है? एस्टर का निर्माण होता है, इसलिए ये अभिक्रिया क्या कहलाती है? एस्टरीकरण कहलाती है। रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। क्या कर रही है इसकी थ्योरी? एल्कोहल की अभिक्रिया सांद्र H2SO4 या शुष्क HCl की उपस्थिति में कार्बोक्सिलिक अम्लों के साथ करवाने पर एस्टर का निर्माण होता है और ये अभिक्रिया एस्टरीकरण कहलाती है। इसकी रिएक्शन देखिए आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, आगे भी आने वाली है रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर। देखिए CH3 C≡O OH, ये तो हो गया आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल। कौन सा है? एसिटिक अम्ल या एथेनोइक अम्ल। किसके साथ अभिक्रिया करा रहे हैं? एल्कोहल के साथ। एल्कोहल के रूप में ले लेता हूं मैं एथेनॉल, और अपनी सुविधा के लिए मैंने इसको ऐसे लिख दिया CH3 CH2OH। और किसकी उपस्थिति में हो रही है? कंसंट्रेट H2SO4 सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में। कैसी रिएक्शन होती है ये? रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, ठीक है। ये रिवर्सिबल का साइन हमने लगा दिया। अब यहाँ पर देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर OH बॉन्ड का क्लीवेज। एक चीज और देखिए,
यहाँ पर मैंने मान के चलो क्या लिया है, कंसंट्रेट H2SO4, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड ले लूँ या फिर और, ये होते हैं डिहाइड्रेटिंग एजेंट। क्या है ये? डिहाइड्रेटिंग एजेंट, मतलब ये जल के निष्कासन में मदद करते हैं। किसके निष्कासन में मदद करते हैं? जल के निष्कासन में। तो यहाँ पर देखिए कंसंट्रेट H2SO4 है, यह एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। तो यहाँ से जल का निष्कासन कैसे हो सकता है? एल्कोहल तो ये रहा आपका, और एल्कोहल में कौन सा बंध टूट रहा है? OH बंध। एल्कोहल से तो हमें क्या मिल सकता है? केवल यहाँ से क्या मिलेगा? ये H+ आयन ही तो मिलेगा। एल्कोहल से हमको मिला केवल H+ आयन। तो इस कार्बोक्सिलिक अम्ल से क्या मिलेगा? डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, ध्यान से समझो। इसको क्या चाहिए? जल। ये जल निकालेगा, यहाँ पर एनी हाउ जल निकालना है मुझे। तो एल्कोहल क्या दे रहा है? OH बॉन्ड का क्लीवेज पढ़ रहे हैं हम, तो यहाँ से तो निकला केवल H+। OH- कहाँ से निकलेगा? कार्बोक्सिलिक अम्ल से। अब देखो इसमें कार्बोक्सिलिक अम्ल से OH- कहाँ से निकल सकता है? कार्बोक्सिलिक अम्ल से OH- निकलेगा यहाँ से। ये बंध टूटेगा तो ये साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म किधर जाएगा? ऑक्सीजन पर। तो यहाँ से OH- और यहाँ से H+, और यहाँ से OH-, ये वाला, ठीक है, ऐसे इधर गया, ठीक, ये इधर गया, इधर गया मैं, उधर गया, क्या निकला? H2, ठीक है, ये लिख दिया। अब देखिए क्या बच रहा है, CH3 C डबल बॉन्ड O, CH3 C डबल बॉन्ड O, कार्बन पर क्या हुई? वैलेंसी मुक्त हो गई, ये वाला OH गया। और यहाँ पर क्या मुक्त हो रहा है? इस ऑक्सीजन पर वैलेंसी मुक्त हो रही है, यहाँ से H+ निकल गया तो ऑक्सीजन पर संयोजकता मुक्त हो गई। यहाँ पर कार्बन पर ये साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म OH- के रूप में गया, तो यहाँ पर क्या हुआ? पॉजिटिव चार्ज। और इस ऑक्सीजन पर कैसा होगा? नेगेटिव चार्ज। तो ये ऑक्सीजन किससे जुड़ जाएगा? इस कार्बन से। तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, और ये लिख दिया मैंने O, और किससे जुड़ रहा है? ये CH2 CH3, इस पर माइनस था, इस पर जोड़ दिया हमने डायरेक्ट। क्या बन गया? ये तो मुझे एस्टर दिखाई दे रहा है, RCOORS, एस्टर हुआ। क्या नाम है इसका? क्या हुआ? 2 है, क्या हुआ? एथिल। और इसमें कितने कार्बन है मुख्य श्रृंखला में? 2, एथेन। और एस्टर का क्या होता है अनुलग्न? OH, एथेनोएट। ठीक है, क्या बना? एस्टर, एल्किल एल्किनोइड। क्लियर है? तो ये क्या कहलाएगी? आपकी एस्टरीकरण। ये पूरी अभिक्रिया क्या कहलाती है? एस्टरीकरण, एस्टरीफिकेशन, एस्टर का निर्माण। कार्बोक्सिलिक अम्ल की एल्कोहल के साथ जो अभिक्रिया कराई है हमने, एस्टर का निर्माण यहाँ पर जो हुआ है, एस्टरीफिकेशन, ये जो अभिक्रिया होती है ये संपन्न होती है SN2 मैकेनिज्म से। द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के मैकेनिज्म से ये संपन्न होती है। तो अब यहाँ पर क्या है, इसे क्यों बता रहा हूँ मैं, इसको समझिए आप। ये SN2 मैकेनिज्म से संपन्न हो रही है। तो यहाँ पर एक बार आप लोग ध्यान से देखिए, SN1 आपको ध्यान आ रहा होगा, और SN2, इन दोनों मैकेनिज्म में यदि हमने एल्किल हैलाइड के गुणों के बारे में पढ़ा था, तो यहाँ पर देखें SN1 मैकेनिज्म से क्रियाशीलता का ऑर्डर पढ़े हैं एल्किल हैलाइडों का, एल्कोहल का। तो उसमें आप लोगों ने ऐसे पढ़ा था कि प्राथमिक एल्किल हैलाइड की क्रियाशीलता सबसे कम, फिर द्वितीयक एल्किल हैलाइड, और सबसे अधिक क्रियाशील कौन से थे? तृतीयक एल्किल हैलाइड। तृतीयक, द्वितीयक और ये प्राथमिक। ध्यान आ रहा है SN1 मैकेनिज्म में। और SN2 मैकेनिज्म में क्रियाशीलता का जो ऑर्डर था वो इसका जस्ट रिवर्स था। CH3 CH2 Cl सबसे अधिक क्रियाशील, प्राथमिक एल्किल हैलाइड सबसे अधिक क्रियाशील, द्वितीयक पर क्या हो गई? क्रियाशीलता कम, और तृतीयक एल्किल हैलाइड की क्रियाशीलता सबसे कम थी। तृतीयक, द्वितीयक एल्किल हैलाइड,
ये ऑर्डर था। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, SN1 रिएक्शन से ही हो रही है अभिक्रिया। कौन सा, SN2 मैकेनिज्म। कौन सा मैकेनिज्म है, SN, ए बच्चा लोग डोंट मेक नॉइज, राम राम राम। SN2 मैकेनिज्म से ही अभिक्रिया हो रही है। तो SN2 मैकेनिज्म में देखिए, यदि एल्कोहल का हम क्या करें, यही बॉन्ड तो तोड़ रहे थे हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पर क्लोरीन के स्थान पर ऑक्सीजन ले लेते हैं, OH ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा क्रियाशीलता का क्रम, OH OH और ये OH। तो कहने का मतलब ये हुआ कुल मिलाकर कि प्राथमिक एल्कोहल ज़्यादा क्रियाशील होंगे SN2 मैकेनिज्म के प्रति, फिर द्वितीयक और सबसे कम तृतीयक, उल्टा लिख दिया बच्चों, तृतीयक एल्कोहल सबसे कम क्रियाशील होंगे किसके प्रति, SN2 अभिक्रियाओं के प्रति। एल्किल हैलाइड के समान ही है, ये सेम है, यहाँ पर कोई भी चेंज इसमें नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि हम विभिन्न एल्कोहलों की क्रियाशीलता का क्रम लिखते हैं, CH3OH, CH3 CH2OH, CH3OH और लास्ट में लिख देते हैं तृतीयक एल्कोहल OH। तृतीयक, द्वितीयक, प्राथमिक और इसकी मेथेनॉल हो गया। सॉरी, तो यहाँ पर देखिए सबसे अधिक क्रियाशील कौन होगा, मेथेनॉल, फिर एथेनॉल, फिर ये प्रोपेन 2ऑल और ये 2-मेथिल प्रोपेन 2ऑल सबसे कम क्रियाशील होगा। तो कुल मिलाकर यदि यहाँ पर हम ओवरऑल निष्कर्ष निकालते हैं कि एल्कोहल में जैसे जैसे एल्किल समूहों की संख्या बढ़ रही है, CH3 पर OH लग रहा था, अब CH3 का एक हाइड्रोजन हमने किससे रिप्लेस कर दिया, ये दूसरे मेथिल समूह से, तो क्रियाशीलता में क्या हो गई, कमी। अब दूसरा एक हाइड्रोजन और रिप्लेस कर दिया अगले CH3 से, तो क्रियाशीलता और कम हो गई, और सारे हाइड्रोजन रिप्लेस कर रहे हैं तो क्रियाशीलता क्या हो रही है, और कम हो रही है। तो कुल मिलाकर निष्कर्ष ये निकलता है कि एल्कोहलों में एल्किल समूह का आकार बढ़ने पर, एल्किल समूह का आकार बढ़ने पर क्रियाशीलता में क्या होती है, कमी होती है। और इसमें भी कंपेयर करें प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक में, तो प्राथमिक सबसे अधिक क्रियाशील। इस क्रियाशीलता का मतलब ये हुआ प्राथमिक एल्कोहल कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ आसानी से अभिक्रिया कर लेंगे, जबकि तृतीयक एल्कोहल कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ आसानी से अभिक्रिया नहीं करेंगे क्योंकि इसकी क्रियाशीलता यहाँ पर सबसे कम है। ठीक है, ये हो गया क्रियाशीलता का ऑर्डर एल्कोहल का। इसी प्रकार से कार्बोक्सिलिक अम्ल का हो जाएगा। SN2 मैकेनिज्म है, यहाँ पर द्विआण्विक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, तो इसमें तो दोनों ही अणुओं की सांद्रता पर निर्भर करता है अभिक्रिया का वेग, एल्कोहल की पर भी निर्भर करेगा और कार्बोक्सिलिक अम्ल की पर भी निर्भर करेगा। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल में भी जैसे जैसे एल्किल समूह का आकार हम लोग बढ़ाएंगे, उनकी भी क्रियाशीलता में क्या होती जाएगी, कमी होती जाएगी। तो यहाँ पर लिखा सबसे छोटा कार्बोक्सिलिक अम्ल कौन सा होता है, फॉर्मिक अम्ल। फिर कौन सा आएगा, एसिटिक अम्ल। तो यहाँ पर जैसे जैसे एल्किल समूह का आकार बढ़ रहा है, क्रियाशीलता में क्या होती जाएगी, कमी होती जाएगी। ठीक है, यहाँ पर तृतीयक पार्ट लगा हुआ है, ये द्वितीयक है, ये प्राथमिक है। इस अभिक्रिया के बाद में अब इसका मैकेनिज्म की बात करते हैं। मैकेनिज्म इस अभिक्रिया से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, हालांकि राजस्थान बोर्ड में नहीं है, लेकिन इसकी इम्पोर्टेंस इसकी बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो मैकेनिज्म की बात करते हैं। तो यहाँ पर हम किसके साथ, कार्बोक्सिलिक अम्ल की एल्कोहल के साथ अभिक्रिया करा रहे हैं, किसकी उपस्थिति में, सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में। कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक अम्ल है, तो ये यहाँ पर सल्फ्यूरिक अम्ल एज ए कैटालिस्ट का कार्य कर रहा है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। ठीक है, ध्यान से देखो, तो यहाँ पर ये एक
उत्प्रेरक का कार्य कर रहा है कैटालिस्ट का, तो यहाँ से क्या प्रोवाइड कराएगा, ये H+ आयन, अम्ल है, H+ आयन प्रोवाइड कराएगा। प्रोवाइड करा दिया, उत्प्रेरक है तो ये तो लास्ट में फिर H+ आयन को हमें निकालना भी है, इस चीज़ का हमें यहाँ पर ध्यान रखना है। H+ आयन देगा और लास्ट में H+ आयन निकालना है। ये मैकेनिज्म देखिए आप लोग, देखो ध्यान से। पहले हम बात करते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल की। ये हमारे पास में क्या है, एथेनोइक अम्ल है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रोटोनेशन हो रहा है किसके द्वारा, कंसंट्रेट H2SO4 के द्वारा। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल यहाँ पर उत्प्रेरक का कार्य कर रहा है, तो यहाँ पर ये प्रोटॉन प्रोवाइड कराएगा, मतलब H+ आयन यहाँ पर उपलब्ध कराएगा। तो अब यहाँ पर देखिए H+ आयन कहाँ जुड़ सकता है, आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए। यहाँ पर एक पाई बंद है, दुर्बल पाई बंद, इसमें ये वाला कोई सा भी मान लो। तो यहाँ पर क्या होगा, अब ये दुर्बल पाई बंद का जो इलेक्ट्रॉन है वो शिफ्ट होगा टुवार्ड्स ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ज़्यादा विद्युत ऋणी है, तो ऑक्सीजन पर क्या होगा, स्लाइटली नेगेटिव चार्ज, और कार्बन पर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। यहाँ पर पूरा रख लो, अभी तो निकाला नहीं है इसलिए स्लाइटली, यहाँ पर हमने रख दिया नेगेटिव और इस पर कर दिया पॉजिटिव। तो H+ आयन आपका जो प्रोटोनेशन में प्राप्त हुआ वो जुड़ जाएगा किस पर, नेगेटिव ऑक्सीजन पर। तो हमें प्राप्त होगा CH3COH, और यहाँ भी क्या है OH, और कार्बन पर क्या हो जाएगा, धनावेश उत्पन्न हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। ये प्रोटोनेशन से ये स्थिति जनरेट हुई। अब किसकी अभिक्रिया हो रही है इसमें, एल्कोहल के साथ करवा रहे हैं। अब ले लीजिए एल्कोहल का नंबर। अब नंबर एल्कोहल का C2H5O, देखो यहाँ पर ऐसे लिख रहा हूँ, C2H5O और ये H, यही तो है एथेनॉल, समझने के लिए ऐसे लिख दिया। ऑक्सीजन पर क्या है, यहाँ पर 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है। एल्कोहल के अंदर ये जो एथेनॉल है इसमें क्या है, 2 ऑक्सीजन पर 2 एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म है। अब यहाँ पर देखिए, ये जो हमें कार्बोक्सिलिक अम्ल के प्रोटोनेशन से जो कंपाउंड प्राप्त हुआ है, इसमें कार्बन पर है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी है। अब इस कमी को आप देखो कैसे पूरा कर सकते हैं आप। ये एल्कोहल आएगा, दौड़ा दौड़ा आएगा, कहेगा मेरे पास में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करेगा, इसकी इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा कर देगा। ये वाले लोन पेयर को इधर देखें, ठीक है, लोन पेयर कार्बन को दिया तो ये स्थिति जनरेट होगी CH3C, इस पर क्या है OH, नीचे भी क्या है OH, और कार्बन पर ये लोन पेयर देकर क्या जुड़ जाएगा, O C2H5 और ये H, यही तो होगा। अब लोन पेयर किसने डोनेट करा है, ऑक्सीजन ने, कार्बन ने लिया है। कार्बन पर पहले पॉजिटिव था, इससे लिया नेगेटिव हो गया, पॉजिटिव नेगेटिव तो हो गए न्यूट्रल हो गए। अब दिया किसने था, ऑक्सीजन ने। ऑक्सीजन पर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज, समझ गए बात। अब तो गड़बड़ तो अब भी ये और ज़्यादा खतरनाक है। ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन तो नेगेटिवली चार्ज होता है, लेकिन इस पर पॉजिटिव चार्ज है, बहुत ज़्यादा खतरनाक। नहीं, ये हो नहीं सकता, ये स्थिति पॉसिबल ही नहीं है। और एक स्थिति और पॉसिबल नहीं है, क्या नहीं है, एक ही कार्बन परमाणु पर 2 हाइड्रोक्सी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो 2 मैकेनिज्म है, यहाँ से 2 रास्ते छट जाते हैं, मैकेनिज्म के 2 रास्ते निकल जाते हैं। एक रास्ता आपको सरल सा ले रहा हूँ कि कार्बन परमाणु पर 2 हाइड्रोक्सी पॉसिबल नहीं है, क्या करते हैं हम, तुरंत इसमें से क्या निकाल देते हैं, जल का निष्कासन कर देते हैं, डिहाइड्रेशन तो कर रहे हैं इसका, ठीक है। तो यहाँ से क्या करेंगे, तुरंत एक जल का अणु मैंने यहाँ पर निकाल दिया, ठीक है। तो अब जल का अणु निकलेगा तो क्या होगा, ये लो -H2O। अब क्या होगा, एक बॉन्ड तो इस ऑक्सीजन पर फ्री हो रहा है, यहाँ से एक संयोजकता फ्री हो रही है, और यहाँ पर ये OH गया पूरा, एक बॉन्ड किस पर फ्री हो रहा है, कार्बन पर, ठीक। तो ये कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में कैसा बॉन्ड हो जाएगा, फिर डबल बॉन्ड जनरेट हो जाएगा। तो स्थिति आएगी ये, यहाँ से लिखो CH3C डबल बॉन्ड OH प्लस और C2H। एक जो हमने 2 स्थितियां इम्पॉसिबल जो थी, ऑक्सीजन पर धनावेश बहुत खतरनाक, कार्बन पर 2 हाइड्रोक्सी बहुत खतरनाक, एक को तो हमने टाल दिया, कैसे, यहाँ से क्या निकाल दिया, H2O से।
दूसरी को कैसे टाल सकते हैं, ऑक्सीजन पर जो पॉजिटिव चार्ज है उसको कैसे खत्म करोगे आप। ध्यान से देखो, H2SO4 किसका कार्य कर रहा है यहाँ पर, उत्प्रेरक का। क्या दिया था इसने, H+। अब क्रिया समाप्त होने वाली है तो ये क्या करेगा, भैया मेरा तो H+N वापस दो, मैं तो उत्प्रेरक हूँ, मुझे तो अपने घर जाना है सकुशल। तो ये क्या करेगा, ये ऑक्सीजन के ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसको समाप्त करने के लिए ऑक्सीजन इस साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर खींचेगा। यहाँ से क्या निकल जाएगा, H+। ऑक्सीजन तो न्यूट्रल हो जाएगा इलेक्ट्रॉन लेने से, क्या बना, तो रिवर्सिबल लिखते चलना भाई, ठीक है, ऐसे वो तो कर लेना, ठीक है, रिवर्सिबल है। तो क्या बना इधर CH3, इधर क्या बना C डबल बॉन्ड H+ गया, वो C2H5, यहाँ से निकाल दिया मैंने H+, ठीक है। अब देखिए क्या बना, एथिल, एथेनॉल, लिख लो नाम, ये है तो सही यहाँ पर, एथिल एथेनॉल, ये बन गया आपका एस्टर। बन गया नहीं बना, यही तो बनाना था। एक तो एस्टर बन रहा है और एक क्या निकल रहा है इसमें से, जल का अणु निकल रहा है, ये तो हो गया एस्टरिफिकेशन। तो ये हो गया किसका, कार्बोक्सिलिक अम्लों की किसके साथ, एल्कोहल के साथ अभिक्रिया, एस्टरिफिकेशन का मैकेनिज्म। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल की एल्कोहल के साथ जो अभिक्रिया कराई है हमने, एस्टर का निर्माण यहाँ पर जो हुआ है एस्टरिफिकेशन, ये जो अभिक्रिया होती है ये संपन्न होती है SN2 मैकेनिज्म से। द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के मैकेनिज्म से ये संपन्न होती है। तो अब यहाँ पर क्या है, इसे क्यों बता रहा हूँ मैं, इसको समझिए आप। ये SN2 मैकेनिज्म से संपन्न हो रही है। तो यहाँ पर एक बार आप लोग ध्यान से देखिए, SN1 आपको ध्यान आ रहा होगा और SN2, इन दोनों मैकेनिज्म में यदि हमने एल्किल हैलाइड के गुणों के बारे में पढ़ा था, तो यहाँ पर देखें SN1 मैकेनिज्म से क्रियाशीलता का ऑर्डर पढ़े हैं एल्किल हैलाइडों का, एल्कोहल का। तो उसमें आप लोगों ने ऐसे पढ़ा था कि प्राथमिक एल्किल हैलाइड की क्रियाशीलता सबसे कम, फिर द्वितीयक एल्किल हैलाइड, और सबसे अधिक क्रियाशील कौन से थे, तृतीयक एल्किल हैलाइड, तृतीयक, द्वितीयक और ये प्राथमिक। ध्यान आ रहा है SN1 मैकेनिज्म में। और SN2 मैकेनिज्म में क्रियाशीलता का जो ऑर्डर था वो इसका जस्ट रिवर्स था। CH3 CH2 Cl सबसे अधिक क्रियाशील, प्राथमिक एल्किल हैलाइड सबसे अधिक क्रियाशील, द्वितीयक पर क्या हो गई क्रियाशीलता कम, और तृतीयक एल्किल हैलाइड की क्रियाशीलता सबसे कम थी, द्वितीयक एल्किल हैलाइड, ये ऑर्डर था, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, SN1 रिएक्शन से ही हो रही है अभिक्रिया, कौन सा, SN2 मैकेनिज्म। कौन सा मैकेनिज्म है, SN, बच्चा लोग डोंट मेक नॉइज, राम राम राम। SN2 मैकेनिज्म से ये अभिक्रिया हो रही है। तो SN2 मैकेनिज्म में देखिए, यदि एल्कोहल का हम क्या करें, यही बॉन्ड तो तोड़ रहे थे हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पर क्लोरीन के स्थान पर ऑक्सीजन ले लेते हैं, OH ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा क्रियाशीलता का क्रम, OH OH और ये OH। तो कहने का मतलब ये हुआ कुल मिलाकर कि प्राथमिक एल्कोहल ज़्यादा क्रियाशील होंगे SN2 मैकेनिज्म के प्रति, फिर द्वितीयक और सबसे कम तृतीयक, उल्टा लिख दिया बच्चों, तृतीयक एल्कोहल सबसे कम क्रियाशील होंगे किसके प्रति, SN2 अभिक्रियाओं के प्रति। एल्किल हैलाइड के समान ही है, ये सेम है, यहाँ पर कोई भी चेंज इसमें नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कि हम विभिन्न एल्कोहलों की क्रियाशीलता का क्रम लिखते हैं, CH3OH, CH3 CH2OH, CH3
OH और लास्ट में लिख देते हैं तृतीयक एल्कोहल OH। तृतीयक, द्वितीयक, प्राथमिक और इसकी मेथेनॉल हो गया। सॉरी, तो यहाँ पर देखिए सबसे अधिक क्रियाशील कौन होगा? मेथेनॉल, फिर एथेनॉल, फिर ये प्रोपेन 2-ऑल और ये 2-मेथिल प्रोपेन 2-ऑल सबसे कम क्रियाशील होगा। तो कुल मिलाकर यदि यहाँ पर हम ओवरऑल निष्कर्ष निकालते हैं कि एल्कोहल में जैसे जैसे एल्किल समूहों की संख्या बढ़ रही है, CH3 पर OH लग रहा था, अब CH3 का एक हाइड्रोजन हमने किससे रिप्लेस कर दिया? ये दूसरे मेथिल समूह से, तो क्रियाशीलता में क्या हो गई? कमी। अब दूसरा एक हाइड्रोजन और रिप्लेस कर दिया अगले CH3 से, तो क्रियाशीलता और कम हो गई, और सारे हाइड्रोजन रिप्लेस कर रहे हैं तो क्रियाशीलता क्या हो रही है? और कम हो रही है। तो कुल मिलाकर निष्कर्ष ये निकलता है कि एल्कोहलों में एल्किल समूह का आकार बढ़ने पर क्रियाशीलता में क्या होती है? कमी होती है। और इसमें भी अब कंपेयर करें प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक में, तो प्राथमिक सबसे अधिक क्रियाशील। इस क्रियाशीलता का मतलब ये हुआ प्राथमिक एल्कोहल कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ आसानी से अभिक्रिया कर लेंगे, जबकि तृतीयक एल्कोहल कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ आसानी से अभिक्रिया नहीं करेंगे क्योंकि इसकी क्रियाशीलता यहाँ पर सबसे कम है। ठीक है, ये हो गया क्रियाशीलता का ऑर्डर एल्कोहल का। इसी प्रकार से कार्बोक्सिलिक अम्ल का हो जाएगा। SN2 मैकेनिज्म है यहाँ पर, विवर्णक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, तो इसमें तो दोनों ही अणुओं की सांद्रता पर निर्भर करता है अभिक्रिया का वेग, एल्कोहल की पर भी निर्भर करेगा और कार्बोक्सिलिक अम्ल की पर भी निर्भर करेगा। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल में भी जैसे जैसे एल्किल समूह का आकार हम लोग बढ़ाएंगे उनकी भी क्रियाशीलता में क्या होती जाएगी? कमी होती जाएगी। तो यहाँ पर लिखा सबसे छोटा कार्बोक्सिलिक अम्ल कौन सा होता है? फॉर्मिक अम्ल। फिर कौन सा आएगा? एसिटिक अम्ल। तो यहाँ पर जैसे जैसे एल्किल समूह का आकार बढ़ रहा है क्रियाशीलता में क्या होती जाएगी? कमी होती जाएगी। ठीक है, यहाँ पर तृतीयक पार्ट लगा हुआ है, ये द्वितीयक है, ये प्राथमिक है, और ये छोटे वाले हैं। तो चल तो क्रियाशीलता क्रम ये हो गया। ये हो गई कंप्लीट रिएक्शन विद कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात कर देते हैं, दो रिएक्शन अलग से लिखें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, या फिर इसी में दोनों रिएक्शंस को मर्ज कर दें। तो देखिए, ये तो हमने अल्कोहल की अभिक्रिया किसके साथ करवाई थी? कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ। अब हम अल्कोहल की अभिक्रिया किसके साथ करवा दें? कार्बोक्सिलिक अम्ल के व्युत्पन्नों के साथ। किसके साथ करवानी है? कार्बोक्सिलिक अम्ल के व्युत्पन्नों के साथ। फिर भी क्या प्राप्त होगा? हमें एस्टर प्राप्त होता है। अब यहाँ पर देखते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल के व्युत्पन्नों के साथ अभिक्रिया में कौन कौन सी अभिक्रिया है। ध्यान से समझना, इसी में मर्ज कर रहा हूँ दोनों अभिक्रियाओं को। मैंने लिया CH3। अब कार्बोक्सिलिक अम्ल के व्युत्पन्न जैसे एनहाइड्राइड व एसिटिल क्लोराइड की अभिक्रिया इसी के साथ में हम लोग पढ़ लेते हैं, क्योंकि इन दोनों ही अभिक्रियाओं में एस्टर का निर्माण होगा। जैसे कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ अल्कोहल की अभिक्रिया से एस्टर बना है, उसी प्रकार से कार्बोक्सिलिक अम्ल के व्युत्पन्न एसिटिक एनहाइड्राइड और एसिटिल क्लोराइड के साथ में भी एस्टर का निर्माण होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या होगा। हम कौन सी अभिक्रिया पढ़ रहे हैं? जिनमें OH बॉन्ड का क्लीवेज हो रहा है। एथेनॉल OH बॉन्ड का क्लीवेज होगा, तो ये तो आप लोग आंख बंद करके भरोसा करेंगे कि यहाँ से हमें H निकालना है, H+ निकलेगा। यहाँ से देखिए क्या होगा, यहाँ से निकला H+,
ये वाला पार्ट हमने यहाँ से तोड़ दिया, क्या निकल गया, CH3 COOH, क्या निकला, एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल बन गया। अब क्या बच रहा है हमारे पास में, CH3 COOC2H5, CH3 COOC2H5 क्या है, एस्टर। सेम रिएक्शन है, एस्टरिफिकेशन ही तो हो रहा है। ये हो गया एथिल एथेनॉइड। मैकेनिज्म यहाँ पर कोई दिक्कत ही नहीं है कहीं से भी, हमें केवल क्या करना है, इस बात का ध्यान रखना है कि एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ करवा लो, चाहे कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ करवा लो, या एसिटिल क्लोराइड के साथ करवा लो। यहाँ पर हाइड्रोजन से, एल्कोहल से निकलेगा हाइड्रोजन, तो यहाँ से ये वाला पार्ट तोड़ देंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड निकल गया एक, और बचा क्या, CH3 COOC2H5 एस्टर बन गया। ये किसके साथ करवाई, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ। अब एक एसिल हैलाइड के साथ करवा लेते हैं, जैसे CH3 C+OCl, क्या है, एसिल हैलाइड। यहाँ पर क्या बना, एसिटिल क्लोराइड, क्या बोलते हैं इसको, एसिटिल क्लोराइड। एल्कोहल के साथ अभिक्रिया कराएंगे, सेम प्रोसेस है, ये वाला बॉन्ड तोड़ेंगे, यहाँ से तो क्या निकल जाएगा, हाइड्रोजन, इसका क्लोरीन निकल जाएगा, क्या निकला, HCl। अब क्या बचा, CH3 COOC2H5, CH3 COOC2H5 क्या बना, एथिल एथेनॉइड, सेम क्या, एस्टर। तो कुल मिलाकर एल्कोहल की 3 अभिक्रियाओं में हो रहा है एस्टर का निर्माण। पहली किसके साथ करवाई थी, कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ एस्टर का निर्माण और जल का निर्माण हुआ था, क्या कहलाई, एस्टरीकरण। दूसरी किसके साथ करवाई थी, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ एस्टर का निर्माण हुआ और एक कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण हुआ, एसिटिक अम्ल का। तीसरी किसके साथ करवाई, एसिटिल क्लोराइड। यहाँ पर इस एल्किल समूह को आप चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है, कोई भी एल्किल समूह ले सकते हैं। एसिटिल क्लोराइड के साथ करवाई एल्कोहल की अभिक्रिया, तो HCl निकल गया, फिर भी एस्टर का निर्माण हुआ। ये जो रिएक्शन है यहाँ पर एसिटिल क्लोराइड के साथ वाली जो अभिक्रिया है, इसको हम एसिटिलीकरण भी कहते हैं, क्या कहते हैं, एसिटिलीकरण इसको कहा जाता है। मतलब एसिटिल समूह का जुड़ना, इसका जुड़ना, एसिटिल समूह का जुड़ना, ये एसिटिल ही तो है, CH3 C+O। एसिटिल समूह का जुड़ना एसिटिलीकरण कहलाता है, एसिलेशन कहलाता है, एसिटिलेशन, ठीक है, इंग्लिश में। ये हो गई किसके साथ में, एल्कोहल की कार्बोक्सिलिक अम्ल व कार्बोक्सिलिक अम्लों के व्युत्पन्नों के साथ अभिक्रिया। और OH बॉन्ड क्लीवेज जो रिएक्शंस हैं, उनमें लास्ट एग्जांपल आप लोगों का बच रहा है रिएक्शन विद ठीक है। एल्कोहल की जब ग्रीनर अपकर्मक के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो एल्केन का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, एल्केन का निर्माण होता है। सिंपल रिएक्शन है, देख लीजिए, CH3 CH2OH प्लस CH3 MgBr। और ग्रीनर अपकर्मक किसकी उपस्थिति में करता है अभिक्रिया, शुष्क ईथर की उपस्थिति में। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, ये बॉन्ड टूटेगा ऐसे, तो बंद के इलेक्ट्रॉन किस पर जाए, ऑक्सीजन पर। यहाँ पर नेगेटिव और यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव और यहाँ पर पॉजिटिव। वही पुरानी वाली कहानी, एक बार कौन था, प्यासा कौआ नहीं था, मुझे पता बच्चे प्यासा कौआ बोलेंगे, लेकिन एक बार एक लालची कुत्ता था, बढ़िया कहानी, नाले से गुजर रहा था हड्डी लेकर, पॉजिटिव को जोड़ दीजिए किस पर, नेगेटिव पर, इस वाले को, इस वाले पॉजिटिव को इस वाले नेगेटिव पर जोड़ देंगे, क्या बना, CH3H। ये तो क्या बन गया, CH4। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ समझने के लिए, CH3H, समझ गए नहीं समझे। बाकी क्या बना, Mg पर Br है और OC2H5, Mg यहाँ पर Br और OC2
H5। ठीक है, ये क्या प्राप्त हो गया हमको? एल्केन, मैथेन प्राप्त हो गया। इसके साथ अभिक्रिया से प्राप्त हुआ है, ग्रीन्यार अपकर्मक के साथ अभिक्रिया से। अगले वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे, ये तो OH बंध का विखंडन हुआ था, अब अगले वीडियो में स्टार्ट करेंगे हम CO बॉन्ड का विखंडन।